बेटा आज मैं शुरू कर रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट और क्या कहते हैं उसे, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आज ये खत्म करते हैं इसके नोट्स और फिर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे 200-250 क्वेश्चन की। चलो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। क्या है ये? इट इज एन अकाउंट। ये अकाउंट है, किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम कोई बात नहीं, एक साथ ही होना है दोनों। अकाउंटेंसी पूरा ही यूनिट करानी है मुझे वाली। इसके अलावा विच कंटेन ऑल नेशनल, नेशनल लिखकर काट रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस किस के बीच? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कोई डाउट है इसमें? सही है। अब इसका फॉर्मेट कैसे था, कुछ ध्यान है? अब ये अकाउंटेंसी के ऊपर बेस्ड है तो डेबिट क्रेडिट तो होंगे इसमें। हाँ, बढ़े क्या बेटा आगे? अब अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का कुछ फॉर्मेट ऐसे है। एक इसमें होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। क्रेडिट का मतलब अकाउंट में क्या होता है, या तो इनकम या लायबिलिटी। अब इनकम कैसे कैसे हो सकती है? पहला, नमस्ते बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज विजिबल आइटम कहते हैं हम गुड्स को। दूसरा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तीसरा, यूनिलैटरल रिसीप्ट। और एक मैं विदाउट एनी नेमिंग गिर रहा हूं पर वो होता है, इसका पार्ट है इन्वेस्टमेंट इनकम। भाई आप किसी दूसरे देश में शेयर डिबेंचर में पैसा लगाओगे तो वहां से भी तो ब्याज या डिविडेंड मिलेगा, वो भी तो इनकम ही है, नहीं है? बेटा पेन कहां से लाऊं मैं? आप लोग वापस एक दिन अभी नहीं करके जाता, रोज जो मुझे तो नहीं मिलते ना, तो मैं पेन लाऊं कहां से? ये चल नहीं रहा।
ये लो लास्ट पेन है, इसके बाद पेन मांगने का कोई है ही नहीं। ये तो हुए इनकम के एग्जांपल। एक्सपेंस के एग्जांपल क्या हुए? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स को हम क्या कहते हैं? विजिबल आइटम। अच्छा, सर्विस को हम क्या कहते हैं बेटा? इनविजिबल आइटम। सेकंड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दैट इज इनविजिबल आइटम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, यूनिलेटरल पेमेंट। हाँ, क्या नहीं था ना, तभी तो मैंने इसे नाम नहीं दिया, पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कवर कर रहा हूं मैं इसमें। और पैसा कहां से आ सकता है? उधार लेकर के। उसे नाम दे दिया गया कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट। अब आज क्या हो रहा है? कैपिटल रिसीप्ट और पेमेंट में सुन लो बेटा प्लीज यार, तीन चीजें, चार चीजें आती थी। पहली, ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट या ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हम किसे कहते थे? वो ट्रांजैक्शन जो दो देशों के बीच में चला करती थी, ठीक है। सेकंड, प्राइवेट ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट्स जो देशों के नागरिकों के बीच में चल रही हैं। इसके अंदर फर्दर दो चीजें थी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपकी वो संदीप गर्ग ने इन चारों को अलग लिखा था, जबकि ये जो दोनों हैं ये प्राइवेट इसके अंदर का पार्ट थी, ठीक है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने विदेश में कोई मॉल खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, उस पर कंट्रोल मेरा अधूरा है या पूरा कंट्रोल मेरा है उस पर? भाई वहां के कानून के दायरे में रह के वहां का पूरा कंट्रोल मेरा है। मैं अपनी मर्जी से कोई काम करूं, किसी को नौकरी पर रखूं, किसी को ना रखूं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब वोटिंग राइट। किसी दूसरे देश की कंपनी के शेयर खरीदे तो क्या वो कंपनी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है? नहीं, मेरे पास केवल क्या है? उसके कुछ वोटिंग राइट्स है, ठीक है। लिख लिया ये सब? गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन। जब ये लिख लोगे ना तो मैं इसी एक टेबल से पूरा बीओपी अभी के अभी खत्म कर रहा हूं। बीओपी इसी टेबल के अंदर छुपा है सारा। अच्छा एक बात बताओ, इसके अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे लोन हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, एसेट्स, ये सब किस में आ गए? कैपिटल में, है ना। सोनाक्ष, सपोज करो मेरे देश में केवल एक ही ट्रांजैक्शन होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, ठीक है। एक्सपोर्ट 20 लाख का, इंपोर्ट 30 लाख की। क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बैलेंस करेगा? नहीं करेगा। पर वैसे अकाउंट का तो नेचर होता है कि वो बैलेंस होना चाहिए। भाई आपने पढ़ा होगा ना
भाई अकाउंटेंसी में दोनों साइडों के टोटल क्या होता है, तो फिर एक्सपोर्ट 20 लाख, इंपोर्ट 30 लाख, तो ये बैलेंस होगा नहीं होगा? होगा। ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख है वे मेरे ऊपर बन जाएगी कैपिटल रिसीव उधार, और इस तरीके से दोनों क्या होंगे, मैच। यानी कि ऊपर के जो मैंने आइटम्स लिखे थे उनकी कमी को ये नीचे बीच में गैप छुड़ाना ना, इसलिए ये जो नीचे के आइटम है उन्हें क्या करते हैं, ये एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मेरी जगह पाकिस्तान है, एक्सपोर्ट 10 लाख, इंपोर्ट 40 लाख, तो 30 लाख रुपए या तो कर्जा बनेगा, नहीं दे पाएगा, भिखारी है तो भीख बन जाएगा, यूनिलैटरल रिसीट। तो ऊपर की चीजें कहां से कवर हो पाती है, क्या 57 मुस्लिम देश हैं, तो पाकिस्तान जैसे देशों को ईद वगैरह पे वो मिल जाती है, इन्हें एक ईदी के रूप में हजरा कहते हैं, कुछ कहते हैं, जिसमें क्या होता है गरीबों को दान दिया जाता है। अमेरिका जैसे देश हैं, भारत चाइना पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें बेस चाहिए, तो पाकिस्तान को फंड देते हैं और उसकी जगह यहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे पैसा और मदद मिलती है। समझ आया, क्लियर? तो बेटा पढ़ लें, आज थोड़ा सा वैसी तबीयत खराब है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पूरा खत्म करूं, मैं दिन खराब नहीं करना। शुरू करें अब? ठीक है। अब देखो इसमें से बेटा पहला वाला जो हिस्सा है, कितने हिस्से को हम कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। ये टेबल जरूर ध्यान रखना, सबसे काम की है ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो? किसी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है तो ये अच्छी बात है बुरी? तो फेवरेबल बीओपी बीओटी। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो अनफेवरेबल की जगह से डेफिसिट कह देते हैं, डेफिसिट बीओटी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है, बैलेंस्ड बीओटी। तो लिखूं या ये एमसीक्यू टिक कर सकते हैं हम इस बात से? सरप्लस बता तो दिया, एक्सपोर्ट ज्यादा है, फेवरेबल सरप्लस एक ही बात होती है। अब जो ये ऊपर के 3 एलिमेंट है, तीसरे वाले को नाम नहीं दिया था, तो मतलब ये 3, इन्हें हम कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? इस पूरे को कहा जाता है बीओपी। क्या कहा जाता है इस पूरे को? बीओपी। और बीच में से देखो मैंने एक लाइन गैप रखा था, वहां से मैंने एक लाइन खींची है, इस अकाउंट को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इन बीओपी, और नीचे वाले को एकोमोडेटिंग। हाँ बेटा, हाँ आज से शुरू कर दूंगा। कितने चैप्टर आ रहे हैं? पूरी नहीं को या कुछ एक आधा? पूरी है, 7 चैप्टर है ना, 8। आज से भेजना शुरू कर दूंगा। पीडीएफ भेजू, वो कराऊं फोटो कॉपी? बताओ। पीडीएफ तो भेज ही देता हूं, फोटो कॉपी में फिर भी टल सकती है, पीडीएफ तो नहीं टलेगी ना। उसमें समझने वाला है भी नहीं एलिमेंट बेटा, एक भी उसके अंदर केस स्टडी एलिमेंट समझने का नहीं है, वो सारा डाटा बेस्ड है, वो सारा डाटा बेस्ड है बच्चे। अब वो केस स्टडी तो तुम्हारे बोर्ड में आती थी ना, वो अब वैसे नहीं आएगा क्वेश्चन उसका। अब करें शुरू। देखो एक एक करके क्वेश्चन बोलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, बीओपी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बीओटी बीओपी का डिफरेंस दिख रहा है यहां पर? क्या है? बीओटी में केवल क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, और बीओपी में गुड्स एंड सर्विस बोथ।
BOT is component of current account transaction, whereas BOP contain both current and capital account transaction. यूनिलैटरल, हाँ मतलब बात उसी के अंदर ही कवर होगी ना फिर। यूनिलैटरल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर पार्ट ऑफ BOP, यूनिलैटरल रिसिप्ट पेमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ BOT। अब और वो लास्ट पॉइंट में कवर करूंगा, बोला था वो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट, deficiency of BOT could be covered through BOP, but deficiency of BOP cannot be covered through BOP। बता चुका हूं, कोई डाउट है? अब MCQ बनेगा, डेफिनेशन तो आएगी नहीं, बना पाएंगे, सोच पाएंगे इससे? ये टेबल से मैंने तो पूरी 12 की थ्योरी लिखवा दी थी, अब तो फिर भी MCQ है। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा एक और पॉइंट, BOT कैन बी बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट, बट BOP अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अब आते हैं आगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डिफरेंस। भाई साहब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बेसिकली ये किन चीजों के ऊपर असर करती है? यानी कि एसेट लायबिलिटी, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कौन सी ट्रांजैक्शन की? इंटरनेशनल। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस which affect asset and liability of a resident of a country in rest of world। ठीक है सर, क्या इनसे भी एसेट लायबिलिटी अफेक्ट हो रहे हैं? तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस which does not affect asset liability of a resident in rest of world। कोई डाउट है इसमें? मीनिंग हो गया। अब कंपोनेंट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, export import of service, investment income expense, unilateral receipt and payment are component of current account transaction, whereas official investment, private investment, portfolio investment, direct investment are part of capital account transaction। example दे सकते हैं, purchase of machine from foreign या import of machine from foreign country, export of defense goods to foreign country, current account transaction। भाई इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ऑफ फॉरेन कंट्री या FDI, विदेशियों ने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट किया, ये किसका एग्जांपल बना? कोई डाउट है? तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड एकोमोडेटिंग। लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, पर इससे पहले मीनिंग तो बताओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड सर्विस जनरली कौन करता है? जनरली प्राइवेट सेक्टर, जनरली गवर्नमेंट। हाँ, ये बताओ ना, जनरली इन्हें कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। और इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर। जनरली, ऐसा नहीं कहा कि मदद हम आम आदमी की दे सकते, पर प्राइवेट सेक्टर जो काम करता है वो किस मोटिव से करता है? तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच took effect in BOP with motive of profit, or accommodating transaction are those transactions which occur for motive other than profit। सही है? These are known as above the line item, autonomous are known, accommodating are known as below the line item। Component, export import of goods, export import of service, investment income expense are component of export import of goods, unilateral receipt payment, capital account transactions are component of accommodating। अब deficiency of autonomous transaction could be covered through accommodating transaction, however deficiency of accommodating transaction cannot be covered through autonomous। हो गया? अब देखो बुकों में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होती है बहुत। कैसे? आप लोग बिजनेस स्टडी पढ़ते होगे तो कई बार ऐसा होता होगा, एक पॉइंट आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एक पॉइंट दोनों में लिख देते हैं, होता है कई बार ऐसे ही। वैसे हमें क्या लिखा जाता है कि BOP इज ऑलवेज बैलेंस्ड। फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रीजन बिहाइंड डेफिशिएंसी इन BOP। अब यार जब वो बैलेंस है तो डेफिशिएंसी कैसे हुई? एक्चुअली में वो बैलेंस होता नहीं है, उसे हम बैलेंस करते हैं। कैसे? जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो बैलेंस को हम क्रेडिट बना देते हैं, यानी कि लोन एक्वायर।
या जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो बैलेंस को हम क्या बना देते हैं, लोन गिवन। ठीक है, तो वो बैलेंस होते नहीं बराबर। अब सुनो, अगर मैं बोलता हूं डेफिसिट इन बीओपी, मतलब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। सरप्लस इन बीओपी मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। जनरली आपके हिसाब से भारत की क्या सिचुएशन होती होगी? सक्षम, सक्षम कह रहा हूं, लक्ष्य यहां ध्यान दे, नमस्ते, यहां ध्यान दे ले बेटा। जनरली भारत की सिचुएशन क्या होगी? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट बड़ी है। तो जनरली हमारे देश में डेफिसिट इन बीओपी होती है। रीजन क्या हो सकते हैं यार? हम इंपोर्ट करते हैं टेक्निक, इंपोर्ट करते हैं अधिकतर चीजें, गुड्स, बहुत सारी चीजें हमारे देश में नहीं बनती। हमारे देश में इन्फ्लेशन है, महंगी है चीजें, इसलिए चाइना से इंपोर्ट होती है। लोगों का टेंशन प्रेफरेंस, लोगों के पास 4 पैसे आ जाते हैं भैया, वो विदेशी गुड्स की तरफ भागने लगते हैं, पानी तक विदेशी पीने लगते हैं, है ना? ऐसे लोग भी है ना। तो ये सारी चीजें रीजन है किस चीज की? डेफिसिट इन बीओपी। कोई डाउट है? बताओ क्या कर रहा हूं इसमें? हो गया बीओपी, एमसीक्यू चीज है सारा। ठीक, अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे। यार एक मिनट रुकना। फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हाजी मान्या जी, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? तो बोल, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? क्या बोल रहा है तू? फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दोनों गलत हो, वो सही है। फॉरेन एक्सचेंज जस्ट मीन्स फॉरेन करेंसी, बस। और आपने जो बोला ना वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। इट मीन्स फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है भाई? हाँ जी लाला जी, फॉरेन करेंसी का मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी नहीं है भाई, एनी करेंसी विच इज नॉट डोमेस्टिक करेंसी इज फॉरेन करेंसी, दैट्स इट। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितने तरीके के रेट होते थे? 3, बता दो कौन कौन से 3? अच्छा, दूसरा जिसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, और तीसरा वो फिक्स में ही था। भाई गलत है, ये बेसिकली रेट नहीं होते, ये बेसिकली सिस्टम होता है। रेट होते हैं 2, एक स्पॉट रेट और एक फॉरवर्ड रेट। और जिसे आपने बोला ना उसे एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है, पर हमारी किताबें पता नहीं उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों बोलती है, भगवान जाने। एक स्पॉट रेट, स्पोर्ट, फॉरवर्ड रेट, ठीक है, वो सिस्टम होता है, ये रेट होते हैं। अब स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट, स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट एट ए टाइम, दैट इज एट ए टाइम।
मार्केट भी कह देते हैं, स्पॉट मार्केट मतलब स्पॉट रेट, फॉरवर्ड मार्केट मतलब फॉरवर्ड रेट आएगा। अभी और भी दो रेट बता रहा हूं, सिंगल कोट, डबल कोट, ठीक है। अभी फिर मैं मार्केट पे जब आऊंगा तब मार्केट की बात करूंगा। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इंटरचेंज with each other at spot of time, मतलब अभी के अभी, ठीक है। और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फ्यूचर रेट, दैट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी एंड क्या फॉरेन करेंसी आर टू बी इंटरचेंज with each other in फ्यूचर, ठीक है। मार्केट भी है, ये रेट भी है। ऐसे ही दो रेट और बता रहा हूं, एक होता है बेटा सिंगल कोट रेट, एक डबल कोट रेट। पता नहीं क्या काम आ जाए। विदेश में आप में से कौन कौन गया है? करेंसी हुआ था, एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। एक के पास 3 देखो, जैसे एक डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपए और एक डॉलर इज इक्वल टू 69.72, इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, आप डॉलर खरीदोगे किससे? आरबीआई से। बेचोगे किसे? क्योंकि आरबीआई की सोल पावर है। तो आरबीआई जब आपसे डॉलर लेगी तो वो आपको 70 रुपए देगी, और अगर आपसे 70 रुपए लेगी तो एक डॉलर देगी। तो आरबीआई डॉलर आपसे 70 में ही खरीदेगी, 70 में ही बेचेगी। तो सिंगल कोट रेट, ऐसा रियल लाइफ में ये वाला रेट होता है। डबल कोट, ये आरबीआई का बाइंग रेट होता है और ये आरबीआई का सेलिंग रेट होता है। जब आरबीआई आपसे डॉलर वापस लेगी तो वो आपको 69 रुपीज देगी, लेकिन अगर वो आपको डॉलर देगी तो वो आपसे 72 रुपीज लेगी। तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइंग सेलिंग रेट, इसे कहते हैं डबल कोट रेट है। हमारे में डबल ही चलता है। ये सीटी कितनी बदली है? अभी सीटी कितनी बदली है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन, दैट इज, जिसे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते थे, वो सिस्टम होता है। ठीक है बेटा, तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक सेकंड बेटा, ये लो लिखो करो।
क्या हो गया? तुझे कैसे पता? लोग से बात हुई? चलो अब देखो, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन। सिस्टम तीन होते हैं। एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसी को पैक्ड कह देते हैं। दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कभी किसी जमाने में फिक्स चलता था, अब क्या चलता है? कायदे में अब डर्टी फ्लोटिंग चलता है। और डर्टी फ्लोटिंग में 95% रोल किसका होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज का, और 5% रोल आरबीआई। ठीक है, अब एक सेकंड बेटा, मेरा फोन दिखा। अरे भैया बीच में जगह छोड़ी है ना, जब वो दोनों बता दूंगा तभी तो बताऊंगा। वो छोड़ी नहीं है बीच में। इसे एक हम और नाम देते हैं ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। इसे एक और नाम दिया जाता है हार्ड और स्टेबल एक्सचेंज रेट। अरे यार, गाड़ी के बाद में लिखा है क्या हार्ड एक्सचेंज है स्टेबल? करें अब। देखो इसमें होता क्या है, इसमें हम किसी भी फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी के रेट को पैक्ड, पैक्ड मतलब बांध देना, टाइट बांध देना, किसके एस्पेक्ट में कर देते हैं? किसके एस्पेक्ट में? या तो किसी मेटल के एस्पेक्ट में, या किसी अदर फॉरेन करेंसी के एस्पेक्ट में।
इसमें एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिख दिया $1 इज इक्वल टू 1 ग्राम सिल्वर, ठीक है। तो अब जो भी हमारी कंट्री में सिल्वर का रेट होगा उस रेट के हिसाब से डॉलर का एक्सचेंज रेट तय किया जाएगा। सिल्वर का रेट बढ़ेगा तो डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, सिल्वर का रेट कम होगा तो डॉलर का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, ठीक है। या जैसे $1 इज इक्वल टू 200 पाकिस्तानी रुपए, तो जब जब भारत में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू बढ़ेगी डॉलर महंगा हो जाएगा, भारत में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिरेगी तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। या जैसे $1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0.01 ग्राम गोल्ड, तो गोल्ड महंगा होगा तो डॉलर महंगा हो जाएगा, गोल्ड सस्ता होगा तो डॉलर सस्ता। अच्छा, गोल्ड को मैंने स्पेशली क्यों लिखा, आ सकता है एग्जाम में, इस सिस्टम को नाम दिया गया था ब्रिटेन वुड सिस्टम, ब्रिटेन वुड, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में कि अगर डॉलर को हम पैक्ड या टाइट कर देते थे या किसी करेंसी को गोल्ड के एस्पेक्ट में, तो इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया था। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है, इस रेट को डिटरमाइन करता है बाई आरबीआई कह दो या गवर्नमेंट कह दो, यानी हमारे देश की अथॉरिटी, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है। तो अब याद रखना, यहां पर अगर किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, अलग से क्यों पढ़े हम, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यही कवर करेंगे ना। किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या कहा जाता है उसे, रीवैल्यूएशन। और किसी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो डीवैल्यूएशन। अब ऐसे समझो $1, आरबीआई पहले $1 बेचती थी 70 रुपए का, अब आरबीआई ने $1 की वैल्यू कर दी 75 रुपए। आरबीआई की अपनी मर्जी से हुई है, ना कि मार्केट की वजह से। तो अब ऐसे में ये डॉलर का क्या है और रुपए का क्या है, ये भाई रुपए की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, बढ़ नहीं गई, कम हो गई। पहले 70 रुपए देके डॉलर मिलता, अब 75। तो ये डॉलर का है रीवैल्यूएशन और डॉलर का है डीवैल्यूएशन। तो जर्नली कंट्रियां अपनी करेंसी की वैल्यू रिवैल्यूएट करती हैं, डिवैल्यूएट करती हैं, क्यों, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, टू मोटिवेट फॉर एक्सपोर्ट एंड टू मोटिवेट, तो डिमोटिवेट फॉर इंपोर्ट। तो ये सारी बात अलग लिखने की जगह मैंने एक सिस्टम के नीचे लिख ली ना, ब्रिटेन वुड सिस्टम, लिखो इसे। क्या करूं, बता दो। भाई बासु तो बहुत छोटी रहता है, क्या होता है बासु बहुत छोटी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, टीचर बता दो क्लास में। बढ़े आगे।
भाई जब लिख लो तो बता देना यार। क्या हिंदू कॉलेज? हाँ बड़े। अब तो बेटा अब आओ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। सुनिए इसमें क्या होता है, फ्री मार्केट फोर्स of demand and supply determine foreign exchange rate of any currency. This rate is also known as equilibrium rate. यहां पर नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब यहां पर रेट कहां तक किया जाएगा, जैसे या डॉलर या रुपीज, जहां भी इनकी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाए वहां पर रेट तय कर दिया जाएगा। ठीक है। अब जब जब डिमांड बढ़ेगी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डिमांड कम होगी एक्सचेंज रेट कम होगा। इसके बेस पर एमसीक्यू बन सकता है, सप्लाई बढ़ेगी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, सप्लाई शिफ्ट टू राइट लेफ्ट होगी यानी कम होगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। लिखो, अभी इसमें बहुत भी चीजें लिखवानी है। अरे यार इमीडिएट एक दिन पहले डिसाइड किया था जब हमने वो कर दी थी रात को, वो नहीं करा था, कहते हैं यार उसे पॉडकास्ट, तो जो उस वक्त दिमाग में इंस्टेंट आया बस उनका घेर दिया। लिस्ट तो बहुत सारी है मेरे पे, और ये ऐसा है भीमराव अंबेडकर को 8+ ग्रेड कॉलेज में आता है, ऐसे मतलब मानो
जो लोनी में हाँ, ए प्लस ग्रेड का कॉलेज है वो भी। और हो जाए तो मैं कहूंगा उसमें लेना, पास की पास है, आना जाना आसान। भीम राव अम्बेडकर लोनी वाला जो है, हर्षित कह रहे हो पागल है वो, नहीं लिया तो। लगा AFP ज्यादा। ए प्लस ग्रेड कॉलेज में आता है वो, नेट पर सर्च कर ले, सर्च कर ले, पता लग जाएगी। उससे ऊपर आता है। हाँ, अरे वेंकटेश्वर को बहुत बढ़िया है। वो साउथ कैंपस का क्या बात कर रहे हो भैया? वेंकटेश्वर के ऊपर बता रहे हो। कुछ नॉन कैंपस से करवा रहे हैं। हाँ, मैं तो ऐसे ही तो बोल दिया। बाद में बेटे को उधर आया क्या? कलेंगे क्या कर लिया? रामदास के पास भैया फिर तो हम आज बुक से करें, आज बुक से करेंगे प्रैक्टिस जो आपने दी है। मजाक मान लो। अरे कई बार क्या होता है, जरूरी कोई ना कनॉट प्लेस में जो रेस्टोरेंट है वही अच्छा खाना देंगे, उसके दूर का कोई और भी तो दे सकता है। अब कनॉट प्लेस मशहूर है तो वही अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा, ये आपकी गलतफहमी है। ये तो कम मार्क्स पे मिल जाता है। कौन सा लेके देख ले कम मार्क्स में, अरे मैं पूछ रहा हूँ। कम से कम 96 परसेंटाइल चाहिए इसके लिए। और वो आपका जो शेड जो है उसमें तू कोर्स कौन सा अडॉप्ट करता है इसके ऊपर डिपेंड है। जो BMS है तो 99 परसेंटाइल के आसपास स्टडीज करके तो हो जाएगा, 92 93 पे भी। सुनो, अरे कोई तो कोर्स में मिलता है। अब प्रूव कर दिया मैंने भाई। अरे ऐसा नहीं कि पब्लिक ने दिया है, बकायदा UGC के द्वारा अप्रूव्ड वाली वो है ग्रेडिंग है। आगे बढ़े। अब सुनो, यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? फ्री मार्केट फोर्स। विदेश में इंडेक्स इम्पोर्टेंट डिमांड सप्लाई। अब की बार मैं बुक जो है ना पूरे साल बनाऊंगा, धीरे 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 धीरे, वो बहुत तरीके से होगी, भैया स्टाइल की जगह वो वर्तमान नॉन करवाएंगे। वही करवाऊंगा ना जब पूरे तरीके से। अब इसके आगे सुनो, यहां पर आपको क्या याद रखना है? सोर्स ऑफ डिमांड। भाई जनरली फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों की जाती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहां से आती है, बता सकते हैं? भाई बताओ, फॉरेन पढ़ने जाना है, घूमना है फॉरेन कंट्री में, इंपोर्ट करनी है चीजें, पैसा रेमिट करना है रिलेटिव्स को, इन्वेस्टमेंट करनी है इन फॉरेन कंट्री। सप्लाई, फॉरेनर हमारे यहां पे पढ़ने आ रहे हैं, होता है, आते हैं पढ़ने यहां पर। मेडिकल टूरिज्म इंडिया का बहुत पॉपुलर है, पता है आपको ये बात? वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में काउंट होता है इंडिया का मेडिकल टूरिज्म, यानी लोग विदेश से बहुत ज्यादा इलाज कराने आते हैं भारत। क्यों? सस्ते में अच्छा इलाज है यहां पर। ठीक, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, रेमिटेंस फ्रॉम रिलेटिव, हमारे रिलेटिव विदेश में रहते हैं, वो हमें रेमिट कर रहे हैं, मतलब कहां से पैसा आ रहा है पहचान सकते हैं भाई, FDI से पैसा आ रहा है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटा, जब यहां पर किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसे यहां पर कहते हैं एप्रिसिएशन, और अगर किसी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब RBI की इच्छा से वैल्यू बढ़ी थी तो रिवैल्यूएशन, फ्री मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई से वैल्यू बढ़ी तो एप्रिसिएशन, RBI की इच्छा से वैल्यू गिराई तो डिवैल्यूएशन।
फ्री मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई से डेप्रिसिएशन। तो कई बार बुकों में क्वेश्चन होता था व्हाई ऑफन कंट्रीज डेप्रिशिएट देयर ओन करेंसी। सही था क्वेश्चन? गलत था? गलत था। कंट्री के हाथ में है अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना भाई। कंट्री के हाथ में क्या है? डिवैल्यूट करना। और ये क्वेश्चन आता था, हम आंसर भी देते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किताबों में क्या कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी, और उसे फॉलो कर रहे होते हैं भाई। डेप्रिसिएशन फ्री मार्केट फोर्स से होता है, कंट्री के कंट्रोल से होता है। तो फिर उसमें कंट्री का क्या रोल रहा? तो वहां क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? व्हाई ऑफन कंट्रीज लाइक इंडिया डिवैल्यूड देयर ओन करेंसी। डेप्रिशिएट वर्ड सही था वो गलत था वो वर्ड। किताबें छापने से छपने से मतलब होता है पढ़ लो कुछ भी, बस ये वाली बात है। क्या फॉरेन पढ़ने जाना है, घूमने जाना है, इंपोर्ट, अरे मतलब कहां पर देखो फॉरेन करेंसी चाहिए? डिमांड मीन्स क्यों फॉरेन करेंसी चाहिए? एक सेकंड। रेमिटेंस टू रिलेटिव, विदेश में हमारे रिलेटिव रह रहे हैं, पैसा भेज रहा हूं, तू कल पढ़ने चला जाए तो तेरे घर वाले तेरे को जो पेमेंट भेजेंगे। सप्लाई कहां से फॉरेन करेंसी आती है? बिल्कुल जाता है कमीशन। मुझे आइडिया नहीं भैया, मेरे कोई रिलेटिव को मैंने भेजा नहीं, ना उन्होंने मुझे भेजा। हाँ। मेरे सगे चाचा की लड़की, सगे मामा की लड़की, वो तो एक ही शहर में रहती है, यूएसए में। क्या मंगा? लैपटॉप मंगाया था लास्ट टाइम। अब तो आने जाने का वो दोबारा चार्ज इतना ज्यादा हो गया है कि भैया वो आराम से नहीं आएंगे। अब जितना पूरे साल में कमाएंगे नहीं उतना ट्रम्प एक बार में वसूल लेगा। भैया बड़े आगे क्या? अब ये बीच में एक मेथड छूट गया यार, क्या है ये? तीसरा मेथड बेसिकली ये हाइब्रिड मेथड है, मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। बेसिकली ये एक तरीके से हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब इसमें दोनों की फीचर्स हैं। इसमें पहले क्या होता है? पहले फॉरेन एक्सचेंज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से डिटरमाइन होता है, ठीक है। पहले क्या करा? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से एक फॉरेन एक्सचेंज रेट तय कर दिया गया, लेट से ये वाला। फिर इसके बाद गवर्नमेंट या आरबीआई इसे थोड़ा कंट्रोल करती है, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत क्या करती है? नियर अबाउट 2-4% कंट्रोल करती है। तो उसके बाद आरबीआई इसके ऊपर नीचे अपना रेट तय कर देती है। तो ये है मैनेज फ्लोटिंग। इसलिए इसे डर्टी कहा गया। कहने को फ्लोट है पर पूरी तरह फ्लोट नहीं है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है और जनरली अधिकतर कंट्रियों में अब ये सिस्टम चलता है। पूरी तरह मार्केट पे भी नहीं छोड़ देते हैं, अब पूरी तरह खुद भी नहीं कंट्रोल करते हैं। ये रहा आपका फॉरेन एक्सचेंज। अरे बचा क्या अब इसमें कराने को मुझे? ये वो है ना, नहीं, मार्केट बल्क में बताओ, मार्केट बची बस, और क्या बचा? वो जो ग्राफ बनाने का मैंने वो इसके लिए लिखवा तो दिया तुम्हें। डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी यानी लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। सप्लाई अगर राइट में बता दिया ना, ये वो छोटा ऊपर कर दो। लो इसे एक बार एक उसमें ले लो। अरे ये तो बहुत छोटा हो गया फिर। बस अब बची फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अरे भैया ऊपर करो ना। ऊपर कहां? ये पहले इसकी फोटो नहीं लेनी किसी को।
ले ली तो ये लो। अरे थोड़ा और भैया वो खराब दे गया वो एक बार बोलो आपने भी दिखाया। वही तो रोका था मैंने, तू ही कह जा रहा था थोड़ा और नीचे। अरे वो कह रहा था सुना अब तू कहां से तैयारी कर रहा है, कैसे कर रहा है? सेल्फ में क्या क्या पढ़ा? अब 10 दिन में क्या तीर चला लेगा? एक काम कर, इंडियन इको में और मैक्रो में बुक थी कोई? संदीप गर्ग या कोई बुक थी? उसके पीछे के सारे एमसीक्यू कर ले अब क्योंकि टाइम वैसे भी कम है। और माइक्रो की किसी बच्चे से 11th की बुक मिल जाए उसके पीछे के सारे का, ठीक है? अकाउंट में टीएस ग्रेवाल के पीछे के सारे कर ले। और मैं तेरे को मेरी वीडियो का लिंक दे दूंगा, अब उसे फास्ट ट्रैक में उन्हें फटाफट देख ले, ठीक है? उसमें शॉर्टकट्स हैं। ये तरीके का तरीका है। अब कोई बुक खरीदने का नहीं, फायदा नहीं। बिजनेस स्टडी लिए, उसमें पीछे के सारे एमसीक्यू देख ले, क्योंकि अब बचा ही नहीं टाइम। हाँ जी, अब आता है अगला नंबर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या होता है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? बताएं क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? प्लेस, सिस्टम, नेटवर्क थ्रू विच डोमेस्टिक करेंसी and foreign currency are interchanged with each other. अब ये मार्केट दो तरीके की होती थी, ऊपर स्पॉट रेट बोला था, अब स्पॉट मार्केट बोल रहा हूं। और फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट रेट मतलब एट ए टाइम वाला रेट, तो स्पॉट मार्केट मतलब एट ए टाइम, जहां एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? फॉरवर्ड मार्केट मतलब इन फ्यूचर, जहां एक्सचेंज होगा। अब फॉरवर्ड मार्केट हमें एक सुविधा देती है जिसे हम क्या नाम देते थे? दिमाग से नाम निकल गया। अरे सिक्योरिटी देते थे जो हम, हेजिंग। वो तो वैसे भी पढ़ेंगे, पर हेजिंग ध्यान से सुनो। ये होती क्या है? आज मैंने कहीं से $1,00,000 का माल इंपोर्ट किया है उधार में, 3 महीने बाद मुझे $1,00,000 देने हैं। आज डॉलर है 70 रुपए का। अगर 3 महीने बाद डॉलर 80 रुपए का हो गया, मैं तो बहुत नुकसान में आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 10-20 पैसे कमीशन दे करके आज ही उस डॉलर को आज के रेट पे बुक कर दूंगा 3 महीने बाद के लिए। अब 3 महीने बाद डॉलर का रेट 80 हो, 90 हो, 100 हो, मुझे आज के रेट पे डॉलर मिल जाए, तो क्या मैं नुकसान से बच गया? नहीं बच गया, अपने आप को सिक्योरिटी प्रदान की। पर यहाँ एक दिक्कत है, अगर डॉलर 3 महीने बाद 60 का हो गया तो भी तो नुकसान है मॉरल को। तो उस केस में क्या है, इस एग्रीमेंट को तोड़ दो, कमीशन आप दे चुके हो, उस वक्त की स्पॉट मार्केट से डॉलर ले लो। तो ये हेजिंग है बेटा, सही है? अब छोटा सा एक टॉपिक बचा है, लिख लो, खत्म करो इस चैप्टर को। वैसे क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा ऊपर वाले उस बड़े टेबल में से, जो भी आएगा। नहीं, वो जो मैंने ऊपर टेबल नहीं बनाया था पूरा सिस्टम, बस क्या था?
फंक्शन, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं वैसे तो, पर लिख देता हूं। पहला एक्सचेंज फंक्शन, समझते ही हो कि करेंसी को एक्सचेंज करना, या इसे कन्वर्जन फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा ट्रांसफर फंक्शन। देखो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, पहले मैं आरबीआई से डॉलर लूं, फिर मैं उन डॉलर को विदेश में भेजने के लिए पहले आरबीआई को कमीशन दे रहा हूं, फिर उसके बाद विदेश में भेजने के लिए फिर उन्हें कन्वर्ट करूं, फिर उन्हें कमीशन दूं। अरे तो इससे अच्छा सीधा आरबीआई के पास ही बुक करा दो जी भाई साहब, हमें तो डॉलर वहां चाहिए। तो ट्रांसफर फंक्शन सही है। तीसरा हेजिंग, अभी बता ही दिया। और चौथा क्रेडिट, उधार में मुझे मशीन खरीदनी है अमेरिका से। एक ब्लाइंड फंक्शन भी होता है। ब्लाइंड फंक्शन मुझे इसका सुनो। क्रेडिट, वैसे तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी होते हैं, वो बता दूंगा बाद में। क्रेडिट फंक्शन, भाई मुझे विदेश से मशीन खरीदनी है, उसके लिए मैं पहले पीएनबी से बैंक लोन लूं रुपए में, फिर उस रुपए को मैं फिर कन्वर्ट कर रहा हूं डॉलर में, और फिर मशीन। इससे अच्छा सीधा क्या है, मैं डॉलर में ही जो लोन ले लूं, क्रेडिट फंक्शन। और एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है पता है आपको, मैं विदेश में किसी से माल खरीद रहा हूं 1 करोड़ रुपए का उधार, तो विदेशी कह रहा है भाई मैं तेरे पे यकीन कैसे कर लूं, भारत में आके मैं तुझे कहां पकड़ूंगा, तो मैं तेरे ऊपर यकीन नहीं करता। तो ऐसे में बैंक, हमारे यहाँ जो कमर्शियल बैंक है वो, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, जिसमें वो लिखती है कि वो हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर पैसा मैंने नहीं दिया तो वो चुकाएंगे, और उसके बदले में वो हमसे कुछ कमीशन लेते हैं। ठीक है, खत्म। ये जरा सा चैप्टर था, बताना बस, खत्म। इतने से मैं चैप्टर खत्म। आएगा इसमें कुछ भी ऐसा? ये है मेन टेबल, इससे आएंगे क्वेश्चन। चलो अब अकाउंट्स पे आते हैं। बस इसके नीचे कुछ भी ना है। अच्छा ये क्रेडिट, अकाउंट्स में क्या कराना था मुझे? डेट और भैया लेकिन अभी रुक जाओ। एक्सचेंज क्या है? थोड़ा रुक जाओ 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 मिनट बताना, उस आधा घंटा बता फिर मैं तुम्हारा फोल्डर खुलवा लें सर। 10 मिनट तेरा तो खुला हुआ है, तो आपने लिख लिया, लॉगिन कर रखा है, तो टेस्ट में इशू करते हैं। क्रेडिट और इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। यार आगे रहेगा दिला दूं हमको अब 10 दिन यहाँ रहेगा, ठीक है? इसकी वजह से साथ और बाहर आई इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। मुझे लगा फिर भी मुझे लेना पड़ेगा। बाकी वैसे आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया